Welcome, friends. I am Hemant Agarwal, host and coordinator of webinar conducted by chshelpforum.com. This website is specifically relating to various issues that can be experienced in societies and will benefit all CHS members, all types of societies, of course. Website has very simple language articles, various draft of applications, over 130 earlier webinar videos, and more shall be added as and when time permits. This knowledge and experience sharing webinar is conducted in very simple, ordinary, non-technical and non-legal language and can be easily understood by all our friends. Today's topic is आज का विषय AGM, adjourned AGM, how to conduct up to 31/10/2025, 31/10/31st October. So I'm showing you on your screen the order of the extended thing. But remember, this is issued by the cooperative commissioner. अभी आपके स्क्रीन पे जो हरा रंग में दिखेगा वो, it is not issued by the Maharashtra government, that is Mantralaya. There is a difference to this thing that we will think about what is to be done on this aspect. आपको सबको पता है कि एजीएम हमें टिपिकली करना था 30 सितंबर को, मतलब 30 सितंबर 2025 को लास्ट डेट था एजीएम करने का। ट्यूसडे पड़ता था वो, पर टिपिकली कई लोग 28 सितंबर यानी संडे को करके निपटा डालते थे, पर अधिकारी ने ये इश्यू किया सिर्फ एक दिन पहले, ये मान के कि एक दिन पहले किया तो वो सबको मिल जाएगा जादू से, ऑफ कोर्स। और कारण क्या दिया? ये देखिए कारण क्या दिया हुआ यहाँ पे। अनेक गाव पाण्याखाली गेले असून अनेक जिल्हा कामकाज ठप हो गया है, जनजीवन विकसित झाले, और उनका कोई तो भी अधिकार लेते हुए ये उन्होंने कहा, जस्टिफिकेशन दिया और ये बोला, जैसे यहाँ पे ये लो में देखिए, 1 महिना वाढवण्यात क्रम प्राप्त आहे, त्यामुळे खालीलप्रमाणे आदेश पारित करण्यात यावे। ये रहा उनका आदेश। ये वाला एक्सटेंशन लेटर हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में 1-2 बार भेजा हुआ भी है, ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है,
और किसी को चाहिए तो वो ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप हमारे जो है लगभग 10-1 हज़ार मेंबर्स हैं, ज्वाइन कर लीजिएगा अलग अलग ग्रुप्स में। और ये सारे नोटिफिकेशंस जितने भी आते रहते हैं वो सब हम लोग पोस्ट करते रहते हैं। अब इसका नतीजा क्या निकलता है उस सब चीज़ों के लिए, उसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत चर्चा करते हैं। जैसे आपको पता है कि एजीएम के लिए आपको मिनिमम एजेंडा रखना है। मिनिमम एजेंडा क्या है आपका? वो है सेक्शन 75 में दिया हुआ है, 75 में। 75 क्लियर है। 75 का कुछ हिस्सा बायलॉज में भी उतारा हुआ है। I'll just read out a very few important points only, तो एक समझ आ जाएगा। हम लोग फिर बाकी आगे चर्चा करते हैं उसके अंदर। पचहत्तर सेक्शन ये बोलता है कि आपको 4 महीने के अंदर आपको वो चीज एनुअल बॉडी जनरल मीटिंग में प्रस्तुत कर देना है। रिमेंबर सेक्शन 75 1 says within a period of 4 months. Okay, I'll just display this thing for you so that it becomes more easier to understand. अगर कोई लैपटॉप में ये देख रहा है तो उसको ज़्यादा क्लियर नहीं दिखाई देगा, छोटा बड़ा दिखाई देगा। अगर किसी ने सॉरी, अगर किसी कोई मोबाइल से देख रहा है उसको ये छोटा बड़ा दिखाई देगा। अगर कोई लैपटॉप से डायरेक्टली देख रहा है तो वो दिख जाएगा। तो अगर आप ये देखेंगे तो कर्सर के पास देखिए कि विद इन 4 मंथ्स फ्रॉम को क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर वगैरह वगैरह, ये एजीएम के बारे में। ये देखिए यहाँ पे कर्सर है एजीएम पे। और ये पेनल्टी कि अगर नहीं किया मीटिंग तो क्या होना है। अभी आपको क्या क्या करना है, ये सेक्शन 71(1) हो गया, ये रहा 1 आया, ये 2। अब 2 में 10 पॉइंट्स हैं। ये आई 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये 10 पॉइंट्स आपको सिर्फ और सिर्फ एजीएम में लेना है, बिकॉज ये सेक्शन सिर्फ और सिर्फ एजीएम के लिए है। अभी अगर हम देखें तो कमिटी का स्टेटमेंट बनाना है, तो चलो इसको डेटेड वगैरह का फिक्र नहीं है, सब कर सकते हो। लेकिन एनुअल रिपोर्ट बनाना है वो भी अप टू डेट कर सकते हो। प्लान फॉर डिस्पोजल वो भी कर सकते हो। 3 भी कर सकते हो। अगर ये ज़रूरी है इलेक्शन डिक्लेयर करने का भी, आपकी कमेटी अगर अपॉइंट हुई है तो ये ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि हमारी कमेटी इस तारीख से इस तारीख तक वैलिड है, जो कि आपका एनुअल रिपोर्ट में आपको रिकॉर्ड करना है। ऑडिट रिपोर्ट फॉर द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अब ऑडिट रिपोर्ट फॉर द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का मतलब ऑडिट रिपोर्ट आपको कभी तक करना है। आपके पास सिर्फ 4 महीना दिया हुआ है, सेक्शन 81। और ये आपको यहाँ पे जो आपको दिखा है विद इन ए पीरियड ऑफ 4 मंथ्स आफ्टर द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। नाउ दिस थिंग वाज नॉट एक्सटेंडेड। दैट मीन्स आपका ये वाला पॉइंट के अंदर, क्योंकि आप एजीएम का डेट एक्सटेंड कर लो, लेकिन ये सारी चीजें एक्सटेंड नहीं हुई है। रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट ऑडिट के डेट से आपको 3 महीने के अंदर फाइल करना है, ये भी एक्सटेंड नहीं हुआ है। एनुअल बजट ठीक है, आप उसको डेट आगे पीछे कर सकते हो।
So these are the important things. We will discuss this section later on. So now some important points was कि कमिश्नर पुणे कमिश्नर साहब ने, कोऑपरेटिव कमिश्नर साहब ने उनका खुद का डिस्क्रिशनरी पावर यूज करते हुए ऑर्डर डेटेड 29/9/2025, एक दिन पहले निकाला कि आपका एक एजीएम जो है वो आपका एक्सटेंड कर दिया जाता है और आप 31 अक्टूबर तक कर सकते हैं, मतलब 31 डेज का टाइम दे दिया उन्होंने, विच इज ओरिजिनली टू बी कंडक्टेड ऑन और बिफोर 39/2025। आप 39/2025 को नहीं करते होते पुराने टाइम से तो आपकी कमेटी डिबार हो जाती। This is mandated under section 75 and the reason was given as excessive rains, पानी को ज्यादा ही बरस गया। लेकिन आप ये देखिए कि ये ऑर्डर गवर्नमेंट ने इशू नहीं किया है, गवर्नमेंट का मतलब मंत्रालय से इशू नहीं हुआ है। इट इज द कमिश्नर्स ओन डिस्क्रिशनरी powers which he has used. Notice information period is only given only one day. That is only on 29th September. And the authority expects societies, अभी ये सिर्फ हाउसिंग सोसाइटी के लिए नहीं है, ये हर टाइप की सोसाइटी के लिए है। वो सर्कुलर में लिखा है सर्व सहकारी संस्था, ऑल कोऑपरेटिव सोसाइटीज। उसमें वो एग्रीकल्चरल भी आ गया, प्रीमिसेस भी आ गया, वो क्रेडिट सोसाइटीज भी आ गए, इन सेंस ऑल क्रेडिट सोसाइटीज। Basically, to understand, this was issued for protection of those societies which are typically not housing societies. बट ये सर्कुलर के माध्यम से उन्होंने कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को भी रिलीफ दे दिया, या ये बोलिए कि आगे टाइम दे दिया ये कामकाज बढ़ाने के लिए। बट आर्ग्यूमेंट के लिए रिलीफ अगर हाउसिंग सोसाइटी को दिया है जिनके पास ऑलरेडी 6 महीने थे ये सब चीज करने के लिए, पर हम सबको पता है कि मुंबई में खास करके, पूना में खास करके कई हाउसिंग सोसाइटीज ऐसे हैं जो कई चीजें टाइम पे करते ही नहीं बिल्कुल भी। और दिस इज एविडेंट फ्रॉम द लैक्स ऑफ केसेस पेंडिंग बिफोर वेरियस अथॉरिटीज एंड कोर्ट्स। कई कोर्ट्स में जाएंगे, कोई अथॉरिटीज के जाएंगे तो बोलेंगे नहीं इनको डिबार करो, इन्होंने वो टाइम पे ऑडिट रिपोर्ट नहीं बनाया, ये 10 जो डॉक्यूमेंट है सेक्शन 75 में इसका वर्णन नहीं लिया, नोटिस में भी नहीं लिया हुआ है, इनको डिबार करो, टाइम पे नहीं लिया एजेंट। तो ये सब सारी चीजें उनको प्रोटेक्ट हो गई अभी। एक सिर्फ एक तरीके से ऐसा प्रतीत होता है कि दिस इज ओनली टू फेवर सम टाइप ऑफ पीपल विच इज एक्चुअली अपसेटिंग द process of legislative law. Under this order, other mandatory criteria prescribed under section 75, 81, 82 has not been taken into consideration और उस चीज की तारीख भी एक्सटेंड नहीं किया गया। ओके,
Government could have prescribed, instead of extending this AGM, government should have prescribed to do things online. अभी सबके पास मोबाइल है, वो बारिश एक्सेस हो या नहीं हो, मोबाइल चल रहा है, आप मोबाइल से नेट बैंकिंग भी कर रहे हो, रेलवे की टिकट की बुकिंग भी कर रहे हो, ये वो जो फेस्टिवल हुए, जितने स्पेशल ट्रेन रन हुई यहाँ से वहाँ, वो सारा कुछ आपने मोबाइल से ही किया हुआ है। सिमिलरली अगर आप ये ऑनलाइन मीटिंग करते तो भी आप मोबाइल से अपने लैपटॉप से कर सकते हो, पर ये चीज़ को कंसीडर नहीं किया। और ये भी कंसीडर नहीं किया कि सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लगभग सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और इवन कोर्ट्स, दे हैव फैसिलिटी फॉर डूइंग most of the things online, including hearings, and this includes the cooperative department as well. अभी भी आप आज के दिन पे भी एजीएम, एसजीएम, मैनेजिंग कमेटी मीटिंग आप ऑनलाइन कर सकते हो, कानूनी तौर पे कोई बंदिश नहीं। देयर इज नो एक्ट और रूल्स और इवन द बायलॉज, in nothing is written in these three things wherein it is said कि ऑनलाइन मीटिंग नहीं करू शकतात, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ। लेकिन कई अधिकारी अपना गैर वापर करके, अधिकार का गैर वापर करके ये डायरेक्शंस दे देते हैं कि ऑनलाइन मीटिंग गलत है, जबकि वो खुद ही ऑनलाइन हियरिंग वगैरह कंडक्ट करने के लिए बंदिश में, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स भी है। वैसे हमने ऑनलाइन चीज़ें कैसे करनी है इसका एक पहले भी वेबिनार भी लिया था, डिपार्टमेंट को हाई कोर्ट ने ऑर्डर भी किया था, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने उसका डिटेल्स भी प्रकाशित किया था कि अभी ये मैंडेटरी हो जाएगा। नाउ कमिंग टू एक्सटेंडेड का तो हो गया कि 30 सितंबर से लेके 31 अक्टूबर तक का एडजमेंट मिल गया आपको, जो कि टिपिकली आप अगर अर्जी करते तो भी आपको एक्सटेंशन नहीं मिल सकता था। हाउएवर अभी सपोजिंग आपने अगर 30 तारीख को एजीएम बुला लिया होता, ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसा भी है, और एजीएम एडजर्न करने का प्रोविजन बायलॉज में दिया हुआ है, हर कानून में दिया हुआ है। वो कोई भी जो मीटिंग होती है उसको एडजर्न करने का प्रोविजन है, इवन इन कंपनीज एक्ट ऑल्सो देयर इज अ प्रोविजन टू एडजर्न द मीटिंग। एंड हु कैन एडजर्न द मीटिंग? ओनली एंड ओनली द चेयरमैन। और अगर किसी कारण से वो चेयरमैन हाजिर नहीं होता है मीटिंग के दौरान, बाहर गया है, यहाँ कहीं पर भी अब्रॉड गया है या दिल्ली गया है या कहीं पे भी गया, तो जनरल बॉडी अपने खुद के अटेंडी जनरल बॉडी मेंबर में से एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट कर सकते हो, इसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंट ऑफ द मीटिंग। इज अपॉइंटेड ओनली एंड ओनली for that particular meeting. So he becomes a chairperson or president of that particular AGM or even SGM, and you can do the same for managing committee meetings. चेयरमैन नहीं है तो सोसाइटी का कामकाज बंद नहीं होने वाला, इट इज नॉट गोइंग टू स्टॉप। हो सकता है चेयरमैन मर बुरा गया हो तो सोसाइटी का कामकाज थोड़ी ना बंद हो जाएगा। तो चेयरमैन डिक्लेयर कर सकता है एडजर्न करने के लिए, प्रेसिडेंट भी डिक्लेयर कर सकता है एडजर्न करने के लिए। अगर आपके सोसाइटी में एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ है या अथॉराइज्ड ऑफिसर बैठा हुआ है तो वो भी एडजर्न कर सकता है। एडजर्न करने का जो पीरियड क्या है, इट इज मैक्सिमम 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द मीटिंग बीइंग हेल्ड। जैसे अगर आपने 28 सितंबर को एजीएम किया हुआ है तो वहां से आप 30 days के लिए एजीएम को एडजर्न कर सकते हो। इसका प्रोविजन आपको बायलॉ नंबर 99 टू 101 के बीच में मिल जाएगा। ये ध्यान रहे, प्लीज नोट दैट चेयरमैन और द प्रिसाइडिंग ऑफिसर और द प्रेसिडेंट और द एडमिनिस्ट्रेटर और द अथॉराइज्ड ऑफिसर इज द सोल अथॉरिटी। सिर्फ और सिर्फ
मीटिंग कंडक्ट करने का कोई तो सरदार होना चाहिए वहां पे, कोई तो प्रेसिडेंट होना चाहिए, सिर्फ वही कर सकता है। जैसे अपने लोकसभा में सबसे बड़ा अथॉरिटी कौन है? वो स्पीकर है। अगर वो स्पीकर ने बोल दिया कि मैं मीटिंग एडजर्न करता हूँ, तो आपके बाकी जो लोकसभा में जितने भी मेंबर्स बैठे हुए हैं, उनका अब अधिकार क्षेत्र खत्म हो जाता है कि ये बोले कि नहीं नहीं, आप तो खाली स्पीकर हो, आप तो खाली चेयरमैन हो, तो खाली प्रेसिडेंट हो, मीटिंग को आप एडजर्न नहीं कर सकते। इट इज नॉट दैट वे। सो द सोल अथॉरिटी टू डिसाइड टू कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू और एडजर्न एजीएम किंवा एसजीएम और मैनेजिंग कमिटी मीटिंग्स is vested only with the is given only to the chairman. आप चेयरमैन के आगे ब्रैकेट में प्रिसाइडिंग ऑफिसर, प्रेसिडेंट, एडमिनिस्ट्रेटर, अथॉराइज्ड ऑफिसर लिख सकते हो। ये सारे का वर्णन आपको सेक्शन 2/27 में मिलेगा। और कारण क्या दोगे मीटिंग एडजर्न करने का? भाई चेयरमैन को लगता है कि हमने एजीएम कॉल किया, लेकिन मैनेजिंग कमेटी के 2 मेंबर आए हैं, मैं खुद चेयरमैन बन के हाजिर हुआ और जनरल बॉडी में सिर्फ एक मेंबर बैठा हुआ है, तो 3-4 मेंबर में डिस्कशन क्या करें और क्या रेजोल्यूशंस पास करें और कैसे करें? तो उसके पास सोल अथॉरिटी है। ये आप भूल जाइए अभी कि पहले एडजर्न कर दिया तो बाकी जो बचे हैं जो लोग, उसमें आप मीटिंग कंडक्ट कर सकते हो, आप कर सकते हो। लेकिन अगर चेयरमैन एक प्रूडेंट पर्सन है और उसको लगता है कि सोसाइटी के हित के लिए, एडवांटेज के लिए, ओवरऑल इंटरेस्ट के लिए ये मीटिंग करना ठीक नहीं है, तो इट इज इज सोल अथॉरिटी टू एडजर्न, कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू दिस मीटिंग। क्या क्या कारण हो सकते हैं? बेयर अटेंडेंस, अटेंडेंस एकदम ही कम आया हुआ है, कई सोसाइटी में होता है। 150 मेंबर के सोसाइटी में टोटल टू टोटल सिर्फ 5 लोग आए, बाकी लोग कहाँ पे? और चाय लस्सी बियर पीने गए होंगे, कुछ भी करने गए होंगे। आपने 25 एजेंडा ले लिया, जो कि आपको नहीं लेना चाहिए। आपका 75 में सिर्फ 10 प्रिस्क्राइब्ड एजेंडा है, और अगर और कुछ है तो एनी अदर मैटर विद द परमिशन ऑफ द चेयर का एक सिंपल एजेंडा ले सकते हैं। लेकिन आप ये लिखोगे कि मेरे को ये भी करना है, मेरे को वो भी करना है, मेरे को ऐसा भी करना है, मेरे को वैसा भी करना है, तो ये सारे एजीएम के दिन आप नहीं कर सकते। बाकी कुछ है, आप सेपरेट एसजीएम बुलाओ, 4 दिनों के नोटिस में बुलाओ, 2 दिनों के नोटिस में बुलाओ। बायलॉ परमिट करता है अर्जेंट एसजीएम बुलाने के लिए भी। तो एजीएम में कई बार एजेंडा ज्यादा होते हैं और टाइम शॉर्टेज हो जाता है। दूसरा एक कारण हो सकता है कि कोई घटना घट पड़ी, अनटूवर्ड इंसिडेंट हो गया, बीमार हो गया कोई उसी जगह पे, उधर ही हार्ट अटैक से टपक गया, इलेक्ट्रिसिटी चली गई हॉल की, एसी बंद हो गया, पुलिस पहुंच गई कुछ इंस्ट्रक्शंस लेके कि कुछ अफरा तफरी हुई है या डिस्टरबेंस हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, वो एक कारण हो गया। आपके मीटिंग का हॉल है, ये जो क्लब हॉल है, उसकी छत गिर गई। अभी मालूम है कई सोसाइटी में छत गिर रही है, फटाफट छत गिर गई। तो छत गिरने के बाद में थोड़ी ना आप मीटिंग करोगे, वो आदमी घायल हो गया, इंजोर हो गया, मर गया, ऐसा है वैसा है, तो आप बोलोगे कि हमको पूरा करो? नहीं, ये सारी परिस्थितियां हैं जहाँ पे एडजस्ट हो सकता है। चेयरमैन को अगर ये लगता है कि मेंबर्स शोर कर रहे हैं, इनडिसिप्लिन कर रहे हैं, जैसे आपके सोसाइटी में आप देखते ही हो कैसे चिल्लाते रहते हैं हर जगह, एक ही टाइम पे एजीएम पे आना है तो खूब ढेर सारा शोर कर लो, चिल्ला लो, वॉयलेंस भी कर लो, मिर्ची का पाउडर लेके आते हैं कई लोग। आपके सोसाइटी में नहीं हुआ अगर, तो आप ये लकी हो, लेकिन कई सोसाइटी में आपके फ्रेंड्स को पूछना, कुर्सी उठा उठा के भी मार देते हैं जबरदस्ती का। तो इनडिसिप्लिन है, वॉयलेंस है, और कुछ कारण से वो एजीएम को आगे नहीं बढ़ने देते। तो ये सारी चीजों को नजर रखते हुए चेयरमैन के पास अथॉरिटी है टू एडजर्न द मीटिंग। जनरल बॉडी, जो जनरल बॉडी में जो लोग बैठे हुए हैं, उसके पास अधिकार क्षेत्र नहीं है इंटरप्ट करने का, और
चेयरमैन या प्रिसाइडिंग ऑफिसर को डायरेक्शंस देने का, ऑर्डर देने का, टू कंटिन्यू और टू डिसकंटिन्यू और टू एडजर्न द मीटिंग मिडवे ऑफ द मीटिंग्स। हाँ, जनरल बॉडी ये बोल सकती है कि मेरे को ये वाले चेयरमैन पे भरोसा नहीं है, नो ट्रस्ट, या वो टाइम पे नहीं आया, या मैं चाहता हूं, जनरल बॉडी की मेजोरिटी चाहते हैं कि हमारे में से कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर बने, तो वो चेयरमैन को वहां से हटना पड़ेगा। चेयरमैन की प्रिसाइडिंग कुर्सी से he will sit with the other managing committee members or with the general body members, and the general body may appoint a presiding officer or president from amongst the general body members। कोई भी बोल सकता है, 50 लोग बैठे हुए, चेयरमैन का चेहरा पसंद नहीं आया, ये करता है वो करता है, सुनता नहीं है, और रुआब झाड़ता है, मीटिंग बरोबर कंडक्ट नहीं करता है, सोता रहता है, वो अगर कुछ भी कारण हो सकता है। देखा होगा आपने, लोकसभा में भी देखा होगा, गेम खेलते हैं, सो जाते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, तो अपने यहाँ पे क्यों नहीं? तो ये सब कारण से जनरल बॉडी अपना खुद का प्रिसाइडिंग ऑफिसर सिर्फ उस मीटिंग के लिए डेलीगेट कर सकता है। आई प्रपोज टू डेप्यूट मिस्टर अनिल शर्मा एज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर फॉर टुडेज एजीएम। उधर से सुधीर भाई उठ के बोलता है आई प्रपोज, उधर से रमेश भाई उठ के बोलता है आई सेकंड, बाकी 4-5 बोलते हैं, हम लोग यूनानिमसली अडॉप्ट करते हैं ये रेजोल्यूशन। अब इसके बाद में आपका जो ओरिजिनल चेयरमैन है उसको अधिकार क्षेत्र खत्म हो जाता है उस मीटिंग को प्रिसाइड करने के लिए। मजेदार बात है, लेकिन है, कानून में वैसा अरेंजमेंट दे दिया आपने, बायलॉज में, एक्चुअली नॉट इन द एक्ट, नॉट इन द रूल्स, बट इन द बायलॉ इट इज गिवन पर प्रोविजंस ऑफ बायलॉ नंबर 99 to 103। लेकिन ये सारी चीजें जो है जनरल बॉडी को प्रिसाइडिंग ऑफिसर या प्रेसिडेंट अपॉइंट करने का सिर्फ जनरल बॉडी के पास में मीटिंग शुरू होने के पहले है, बायलॉ नंबर 102। तो जो बायलॉ नंबर 102 को अगर इन्फोर्स करना है तो इट इज बिफोर स्टार्ट ऑफ द एजीएम और एसजीएम। एक बार स्टार्ट हो गया तो मिडवे आप स्पीकर को, चेयरमैन को, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को बदली नहीं कर सकते। while adjourning the general body meetings, अभी समझो चेयरमैन बोलता है कि भाई ये सब कारणों से, जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, ये सब कारणों से हम जनरल बॉडी मीटिंग एडजर्न करता हूँ। उसको सिर्फ इतना ही बोलना है कि ये 4 आदमी वायलेंस कर रहे हैं, सोसाइटी के हित के लिए नहीं है, इसके लिए मेरा अधिकार क्षेत्र देखते हुए मैं मीटिंग एडजर्न करता हूँ। अब एडजर्न करता हूँ तो हवा में तो नहीं कर सकता, ही हैज टू रिकॉर्ड दोज रीजंस in the minutes for adjourning and giving new dates, days या time। उसको ये बोलना पड़ेगा कि मैं 7 दिनों में या 15 दिनों में, पर मैक्सिमम 30 दिनों में मैं ये एडजर्न मीटिंग फिर से लूंगा। तो he has to record the reasons and also give the new days and date. If the new date is not declared, डेट्स का मतलब अभी कोई 28 सितंबर को मीटिंग किया और उसको एडजर्न करना है, तो टिपिकली उसका जो एडजर्न डेट होगा वो मैक्सिमम 30 डेज का मतलब है 28 अक्टूबर। अगर उसको बोलना है तो ये बोल सकता है कि मैं 30 दिनों के अंदर लूंगा, या तो मैं 28 अक्टूबर को लूंगा, या तो डे डिक्लेयर कर दे, डेज कितने दिन में, या तो तारीख डिक्लेयर कर दे। टिपिकली तारीख डिक्लेयर करना थोड़ा कठिन है क्योंकि अब परिस्थिति कैसी है हमको नहीं पता है, तो वो डेज बोलता है, अप्रोक्सीमेटली इन 15 डेज बट विद इन मैक्सिमम पीरियड ऑफ 30 डेज। अगर उसने ये डेज और डेट डिक्लेयर नहीं किया तो इसका परिणाम क्या होता है, दैट मीटिंग इज एडजर्न सिने डाई। सिने डाई का मतलब है अब वो मीटिंग का एजेंडा दोबारा नहीं ले सकते हो, आपको वो मीटिंग खत्म हो गई, उसको वहां पे रीजंस रिकॉर्ड करना है और बात खत्म हो गई।
So said meeting is closed as far as the agenda in the dated notice is concerned. आपके नोटिस में 25 एजेंडा थे, उस दिन आपने 4 एजेंडा कर लिया, बाकी बचे 21 एजेंडा, 21 एजेंडा। आपने डे भी डिक्लेयर नहीं किया एडजर्नमेंट के लिए, मतलब मीटिंग करना है या नहीं करना है, और सिंपली डिक्लेयर कर दिया कि एडजर्न कर दिया मैंने। अगर डेट और तारीख और दिन नहीं बताए तो मीटिंग सिनेडा एडजर्न हो जाएगी, और वो जो बाकी एजेंडा है 21 एजेंडा, अब वो आप नहीं ले पाओगे एडजर्न्ड एजीएम के दिन। हाउएवर, आप सोसाइटी में कंडक्ट फ्रेश मीटिंग्स बट not for the same 21 AGM agendas as prescribed under section 75, 81 और 82। मतलब एजीएम का जो एजेंडा है सेक्शन 75 में, वो एडजर्न्ड सिनेडाई एजीएम मीटिंग्स में आप दोबारा नहीं ले पाओगे। इट इज परमानेंटली दैट मीटिंग इज क्लोज्ड डाउन। Such adjourned SGM cannot be summoned again due to legal default. There is a term called legal default. That is why we use the word as Senate. If the adjourned AGM is not conducted within 30 days for whatever reason, किसी कारणवश आप नहीं कर पाए, then the society loses its right to conduct the adjourned AGM. However, now there is a legal loophole. पर करना है मीटिंग हमको, अब क्या करें? तो 30 डेज के पहले यू राइट ए रिक्विजिशन लेटर टू द रजिस्टरदार स्टेटिंग कि ऐसी परिस्थिति हुई है, शायद हम ये एडजर्न एजीएम नहीं ले पाएंगे, इसके लिए प्लीज डेप्यूट एन अथॉराइज्ड ऑफिसर टू कंडक्ट द एजीएम द रेसिडुअल एजेंडा पॉइंट्स ऑफ द ओरिजिनल एजीएम नोटिस and undertaking to pay the cost and consequences to the authorized officer for coming, issuing notice under his signature and stamp, and conducting the AGM. So the AGM can be conducted by chairman, president, presiding officer, administrator, or authorized officer. I'll just repeat. If a general body meeting, AGM or SGM, is adjourned sine die permanently, then such adjourned AGM, SGM meeting cannot be summoned again due to legal default. Typically, कई कारण होते हैं, उसमें से एक कारण एमसी का मेंबर्स, जनरल मेंबर्स का शोर है, इनडिसिप्लिन, वायलेंस या मीटिंग आगे नहीं बढ़ने देने का कारण भी होता है। एक छोटा सा इंट्रोस्पेक्टिव बात है, हम लोग को खुद विचार करना चाहिए कि सोसाइटी अगर एजीएम कंडक्ट नहीं कर रही है, इसका मतलब उसका कंडक्ट या उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी पे सवाल हो जाते हैं। इट हैज टू बी एनालाइज्ड। यू आर गोइंग टू गो बाय ए फ्लैट इन दैट सोसाइटी, बट यू नो नाउ कि भाई ये सोसाइटी में तो ये सारी चीजें हो रही है, एडमिनिस्ट्रेटर बैठ चुका है 10 बार, ये सोसाइटी में तो अफरा तफरी मची हुई है, यहाँ पे तो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी नहीं है, मुझे अगर कभी एनओसी की जरूरत पड़ेगी या मुझे और कोई चीज की जरूरत पड़ेगी तो ये सोसाइटी में काम टाइम पे नहीं होने वाला है, मीटिंग भी टाइम पे नहीं होने वाली, पेनल्टी और फाइन लगेगा, सो वो सारे मेंबर्स खुद बेयर करते हैं। ऐसे जो एडमिनिस्ट्रेटिव इनकैपेबल मैनेजिंग कमिटी है, वो टीडीएस भी रिटर्न लेट फाइल करते हैं, क्योंकि फाइल करना आपका काम है, 200 रुपीज पर डे का पेनल्टी है लेट फाइल करने। जीएसटी भी फाइल नहीं करते, उसका तो अगर कितना ही हजारों लाखों करोड़ों रुपए का फाइन हो जाता है। तो व्हेन देयर इज ए क्वेश्चन ऑन द कंडक्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी ऑफ द सोसाइटी, देन इट बिकम्स एविडेंट एक्चुअली कि उस सोसाइटी को एजीएम एक्सटेंड करने का देना शोज के सोसाइटी का इनकम्पिटेंसी है, apathy है, सुस्ती है of such societies or MCs. The government should be also analyzing this thing.
एक और सोचने वाली बात है कि हमें पता है, सभी को पता है, कई हमारे जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उन सभी में चर्चा होती रहती है कि मैनेजिंग कमेटी तारीख, रिकॉर्ड्स, ऑडिट रिपोर्ट्स, एजेंडा पॉइंट्स, रिकॉर्डिंग ऑफ मिनट्स सब मैनिपुलेट करते रहते हैं एंड स्कोर्स ऑफ अदर थिंग्स। आप आपने एडजर्न कर दिया एजीएम ऑफिशियली, आपने लिख दिया उधर कि भाई एडजर्न कर दिया तो हम 5 दिनों में बुलाएंगे। अब कैसे बुलाना है उसको, ये लास्ट मेरा कंक्लूडिंग डिस्कशन है इस चीज के लिए। आप एक सिंपल नोटिस दे दो लोगों को कि ये तारीख को एडजर्न एजीएम होगा और वो एजेंडा will be the continuing and residual AGM agenda of the original AGM notice dated so and so, there won't be any changes। अब वैसे भी एडिशनल एजेंडा पॉइंट्स एडजर्न एजीएम मीटिंग में आप नहीं कॉल कर पाओगे। सच एडजर्न एजीएम is not to be called as SGM, स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग, क्योंकि कई सोसाइटी में ऐसा होता है, नहीं नहीं एडजीएम पूरा नहीं हुआ अभी उसको एसजीएम में लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है सर, वो टोटली गलत पॉइंट है। एजीएम, एडजर्न्ड एजीएम इज नॉट द सेम। फ्रेंड्स, वी विल टेक ए 2-minute break and then we will come back. Thank you for your patience. Welcome back, friends. We can take up our questions here, but only relating to today's topic, AGM, adjourned AGM, how to conduct up to 31st October 2025. You can click your hand symbol on your screen and we will take up one short question per person in sequence. While asking questions, please switch
video. This webinar does not provide any type of consultations or advice to your personal problems. Knowledge and experience sharing is based on take it or leave it basis without any type of liability or responsibility. Our first question is by Mridalali Madam. Mridalali Madam, please ask your question. Please unmute and ask your question. अनम्यूट करिए मैडम आप अपना माइक्रोफोन को. हेलो. हाँ मैडम, गो अहेड. हाँ सर, मेरे सास 85 इयर्स के है और एसोसिएट मेंबर का फॉर्म हमने 22 में भरा था, बाकी सब फॉर्मेलिटीज कंप्लीट किए. लेकिन अभी सर बोल रहे हैं कि आप एसोसिएट मेंबर नहीं है. हमारा घर में जो डिस्प्यूट है, 2 जने लीगल हेयर से सास के, उन्होंने ऑफिस में लिख के दिया है कि ये रूम पे हमारा भी हक है, तो मेरा एसोसिएट मेंबरशिप रोक दिया गया है. मैडम ये प्रश्न आज के विषय के ऊपर है या और कोई विषय के ऊपर है? हाँ, एसोसिएट मेंबर मैं कल हमारा एजीएम कल है सर, तो मैं एसोसिएट मेंबर रह सकती है क्या? अगर आपका एसोसिएट मेंबर ऑन रिकॉर्ड है ऑलरेडी, हाँ. आपका एक्सेप्ट कर लिया है, आपने वो एसोसिएट मेंबर का एंट्रेंस फी का 100 रुपया दिया है और सोसाइटी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया हुआ है, पास हो गया है, चेक किया, कैश पास हो गया है. सोसाइटी ने अगर वो 100 रुपीज एक्सेप्ट कर लिया रिकॉर्ड पे, जैसे टिपिकली हम लोग चेक देते हैं ना सोसाइटी को, मेंटेनेंस का चेक कैसे देते हैं, वैसे एसोसिएट मेंबर का भी देते हैं. तो अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया और आपको बैंक से क्लियरिंग आ गया है, तो कानूनी तौर पे ऐसा हो गया है कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया है. तो अभी आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि मेरे को रिस्पांस नहीं मिला तो मैं एसोसिएट मेंबर नहीं हूं करके. तो आपका चेक क्लियर हो गया, यू ऑलरेडी बिकम एन एसोसिएट मेंबर, देयर इज नो अदर फॉर्मेलिटी लेफ्ट. जब आप एसोसिएट मेंबर के लिए अप्लाई करोगे, एसोसिएट मेंबर का फॉर्म का नंबर क्या है मैडम? 5 नंबर. फॉर्म नंबर 5 है और 10 भी भरा है सर, और 100 रुपीज भी दे दिए हैं. हाँ, तो अगर आपने ये सारी चीजें कर दिया हुआ है, तो आपने सोसाइटी का एक्नॉलेजमेंट भी लिया होगा सेकंड कॉपी में, अपनी खुद की कॉपी पे. आपने फॉर्म दिया, 5 नंबर फॉर्म दिया. उसके साथ में आपने फोटोकॉपी ऑफ द चेक भी लगाया होगा. चेक 100 रुपीज भरा है सर, चेक नहीं दिया है. 3 साल हो गए लेकिन अभी तक मुझे मेंबरशिप नहीं दे रहे. हमारा घर में जो डिस्प्यूट है वो वजह से डेप्यूटी रजिस्टर बोल रहे नहीं, पूरा सबका एनओसी लेके आओ. जो भी 5 जन है तुम्हारी सास के लीगल हेयर से, उनका रिटर्न एनओसी लेके आओ, तभी आपका एंट्री हो जाएगा, ऐसा बोल रहे सर. मैडम तो कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे. आपने अगर एसोसिएट मेंबर का फॉर्म 3 साल पहले दिया हुआ है, वो 100 रुपए का क्या हुआ मैडम? 100 रुपए का रिसीट मुझे मिला है. तो आप एसोसिएट मेंबर फॉर्म हो गए ऑलरेडी, आप एसोसिएट मेंबर बन गए. अब उसमें रजिस्ट्रार का अधिकार क्षेत्र खत्म हो जाता है, उसमें सोसाइटी का अधिकार क्षेत्र खत्म हो जाता है. अभी जिस आदमी ने एसोसिएट मेंबर बनाया, जैसे फॉर एग्जांपल अनिल भाई है, अनिल भाई प्राइमरी मेंबर है ना, अनिल भाई, सुनील भाई जॉइंट मेंबर है, तो जॉइंट मेंबर एसोसिएट मेंबर नहीं बना सकता है सोसाइटी में. वो खाली अनिल भाई एज प्राइमरी मेंबर ही एसोसिएट मेंबर बना सकता है. तो एसोसिएट मेंबर को विड्रॉ करने का जो अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ अनिल भाई प्राइमरी मेंबर को है, वो रजिस्ट्रार को भी नहीं है और वो सोसाइटी को भी नहीं. और अगर ये सारी चीज में डिस्प्यूट है तो आपको कोऑपरेटिव कोर्ट में मैटर फाइल करना पड़ेगा, और इवन इन कंज्यूमर कोर्ट ऑल्सो फाइल कर सकते हो मैटर.
सर मुझे नहीं दे रहे, अलाउ नहीं कर रहे। अभी अपना एडमिनिस्ट्रेटर लगा है, वो भी नहीं बोल रहे। बोलता है उनका मीटिंग लगाओ, जनरल बॉडी का 5 जन को बुलाओ, उनका एनओसी लेके आओ, तभी आप मीटिंग में बैठ सकते हैं। और मेरी सास 85 ईयर्स के है, वो नहीं बैठ सकती है। प्रॉब्लम हमें हो रहा है, बाहर वालों को नहीं हो रहा है ना। हाँ, तो अभी आपके पास कोर्ट जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ है, हाँ आप सर, लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते हो। हाँ हाँ। एनीवे, थैंक यू मैडम फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू सर, थैंक्स। Next question is by Mr. Aftab Alam, please. Mr. Aftab Alam. Good evening, sir. Good evening, Alam sir. Please switch on your video, please. Sir, in my society, the AGM was conducted on 2nd of October, and Okay. the notice was served on 18th of September. So the total number of clear day notice was 13 days, and I got notice on 19th of September, which according to that I got only 12-day clear notice. And I mentioned it on the acknowledgement, this notice that received on 19th of September. Still, they went ahead and took the AGM on 18th, on 2nd of October. So, is this the valid AGM, or they have to reconduct the AGM for this fault? If the AGM has already been conducted, AGM हो गया है, जनरल बॉडी ने अटेंड कर लिया हुआ है, और सिर्फ एक या दो लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया हुआ है उस पर, तो वो एजीएम नल एंड वॉइड नहीं होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द discrepancy in calling of the AGM, number of days, etc. अभी वैसे भी आपके केस में आपने बोला नोटिस दिया है 18 तारीख को जी, मतलब ये जो अभी जो कमिश्नर साहब का ऑर्डर आया जी, वो तो 29 सितंबर को आया हुआ है। yes, yes, और दूसरा टेक्निकली देखा जाए तो आपने एजीएम तो 30 सितंबर के बाद नहीं किया, yes. तो वो एक वायलेशन तो होता ही होता है। वो तो मैं तो अपने दोस्तों को बता दूं मैं कि एक्ट में और रूल्स में, एक्ट में और रूल्स में एजीएम 14 दिनों में करना है, ये किधर भी वर्णन नहीं दिया हुआ है। ओके, इट इज गिवन ओनली एंड ओनली इन द बायलॉस। 14 डेज क्लियर नोटिस का जो है क्राइटेरिया, it is given only in the bylaws. So technically there is a loophole in the law that procedural defect can be condoned of, circumvented, maffified or waived off under provision of section 77. 77 अगर आप देखेंगे तो प्रोसीजरल डिफेक्ट को साइडलाइन करने का अधिकार क्षेत्र है उसके अंदर। Any other question? thank you, sir. Thank you. Mr. Ganpat, if you want to ask any question, you have to click on that hand symbol. I will not know. सर मुझे एक हैंड सिंबल है ना आपके उसके अंदर एक हैंड सिंबल है, देखिए। नहीं सर, हैंड सिंबल नहीं सर, ताली का आ रहा है, लैप का आ रहा है। एनीवे, गो अहेड। हाँ, मुझे सर एक सवाल पूछना है। अभी हमारा एजीएम हो गया है, एजीएम हो गया है। ओके। तो क्वेश्चन ऐसा है कि पिछले एजीएम में हमारा एक रिजोल्यूशन हो गया था लिफ्ट के बारे में, नया लिफ्ट इंस्टॉलेशन करने के लिए। ओके। एक एजीएम अर्जन करे, मतलब आयोजित करेंगे। तो सितंबर महीने में हमने एक एजीएम ऑर्गेनाइज की, जिसमें कि कोरम तो पूरा हो गया था और हमने डिसीजन लिया कि 3400 हम लोग हर मेंबर से कलेक्ट करेंगे। उसके हिसाब से हमने जनवरी 25 से हमने 3400 शुरू किया। अभी कुछ लोगों का कहना है कि हम लोग मीटिंग में नहीं थे और कोरम भी ज़्यादा नहीं था, ये लिफ्ट का सवाल है तो सबके लिए वापस एजीएम आयोजित करिए। तो हमने रजिस्ट्रार को कहा था कि अभी तो
एजीएम आ रहा है जल्दी 1 महीने के बाद, मतलब ये अगस्त में ही उनका रिप्लाई आया था कि आप जैसे कॉल कर रहे हैं वैसा एजीएम रख दो। तो हमने उनको रिप्लाई किया कि सितंबर महीने में हम लोग एजीएम रख रहे हैं, उसमें हम लोग ये एजेंडा रखते हैं और लोगों का ओपिनियन लेते हैं इसके ऊपर एजेंडा रख के। उसके मुताबिक हमने एजीएम में रख दिया, सब्जेक्ट भी रख दिया और उसके ऊपर चर्चा। लेकिन इतना दूसरा निबंधक ने हमारे लिए एक इंस्पेक्टर की डिप्यूट किया मीटिंग के लिए, लेकिन अपोजिशन पार्टी मतलब जो लोग आए थे उन्होंने इतना चिल्लम चाली किया कि उसमें से जो एजीएम का पहला हमने एजेंडा पास किया था कि नया लिफ्ट बिठाना है वो भी कैंसिल कर दीजिए, और 3,400 रुपये जमा करने का जो एजीएम में रिजोल्यूशन हो गया था तो एजीएम भी कैंसिल कर दीजिए। मतलब जो भी एजेंडा आपने पास किया है वो, और नए से एजीएम रख दीजिए, ऐसा किया तो वो कैंसिल हो गया। क्योंकि इसके लिए कुछ प्रावधान है, क्योंकि 3,400 तो निकाल चुके हैं हम लोग, 57 लाख रुपया भी जमा कर दिए हैं। 336 मेंबर का सोसाइटी है, 204 लोग ने भरा है पैसा, लेकिन कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं कि ये पैसा रिफंड कर दो, और वो आपका जो पहला ओरिजिनल जो रेजोल्यूशन था लिफ्ट के बारे में, हाँ जो आपने एजीएम में हो गया था, पिछले एजीएम में। पिछले मीन्स कभी 2-4-5 साल पहले की बात है क्या? नहीं, लास्ट ईयर में 24 अगस्त में लिया 24 ईयर एजीएम 24 के एजीएम में आपने एक रेजोल्यूशन पास किया कि लिफ्ट वगैरह का काम करना है और उसको ये अमाउंट देना है। हाँ बरोबर है? नहीं सर, उसमें हमने खाली ये रिजोल्यूशन लिया कि अगला एक स्पेशल एजीएम रखेंगे, उसमें नया लिफ्ट बिठाना है, जो पुराना लिफ्ट बिठाना है वो, और उसके ऊपर क्या कंट्रीब्यूशन निकालना है ये तय करेंगे। तो इसका मतलब वो जो एजीएम का जो एजेंडा था उसको पास नहीं किया ओरिजिनल एजेंडा को, बट उसको पोस्टपोन लोगों कर ने दिया। कहा, उसमें लोगों ने कहा कि नया लिफ्ट ही भी हमको चाहिए, इसलिए आप एजीएम में जाके नेक्स्ट एग्जाम में खाली पैसा कितना निकालना है वो तय कर दीजिए, ऐसा। इसलिए हमने एजीएम में वो फाइनल रेजोल्यूशन ले लिया था नेक्स्ट एजीएम में। अभी एसजीएम का रेजोल्यूशन का क्या हुआ? एसजीएम के रिजोल्यूशन के मुताबिक तो सब हमने ये किया था कि 70% फंड अगर जमा होता है तो हम काम शुरू करेंगे। तो 336 में से 204 लोग पैसा भर रहे थे और फंड भी जमा हो रहा था, लेकिन कुछ लोगों ने किया कि ये रिजोल्यूशन आप रद्द कर दो, 3,400 हमको नहीं चाहिए, हमको ये नया लिफ्ट ही बिठाना नहीं है, हम वो जो है वो रिपेयर करके चलाएंगे, ऐसा कहते उन्होंने वापस एसजीएम की डिमांड की। तो वो एसजीएम का जो स्पेशल जनरल बॉडी का जो रेजोल्यूशन था उसका क्या हो गया फिर? हाँ वो तो हमने इसमें अभी रखा था पास करने के लिए, लेकिन उसके मुताबिक हमने कंट्रीब्यूशन निकालना शुरू किया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि गणपत साहब, आपका बात सुन लिया मैंने, अभी एडिशनल क्वेश्चन डाली है, आपकी बात सुन लिया मैंने। अभी एसजीएम का एक रेजोल्यूशन पास किया कि भाई ये अमाउंट निकालने का है, बराबर है। आपने कुछ लोगों से अमाउंट लेना शुरू भी कर दिया। जी सर। हाँ, इसका मतलब आपने वो एसजीएम का रेजोल्यूशन इफेक्टिव कर दिया। जी सर। अब वो एक बार इफेक्टिव हो गया तो वो रेजोल्यूशन अब वापस चैलेंज नहीं कर सकते हो दूसरा एजीएम में। हाँ बराबर है सर। हाँ, वो एजीएम जो एसजीएम का रेजोल्यूशन है, अब उसमें अगर कुछ भी हेर फेर करना है या कुछ भी करना है तो आपको 6 महीने के बाद ही आप नया एजेंडा ला सकते हो सेम चीज के बारे में, या तो उसको कोऑपरेटिव कोर्ट में चैलेंज करना पड़ेगा, जो लोग को पैसा नहीं देना है या वगैरह करना है। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है आपके पास में? नहीं, हमारे पास सर हमने तो कहा था कि आप कोऑपरेटिव कोर्ट के सिवा यहाँ यह कोई बदलाव नहीं कर सकता है। फिर भी उन्होंने डीआर के पास एप्लीकेशन डाल के नया एसजीएम रखने के लिए दबाव डाल दिया। तो हमने रजिस्ट्रार को भी कन्विंस किया कि अभी एजीएम आ रहा है 1 महीने के बाद, तो हम उसमें पुनर्चर्चा करेंगे। अभी 6 महीना तो हो गया, मतलब जनवरी से। वो नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता है।
एक बार रिजोल्यूशन पास हो गया तो डेप्यूटी रजिस्ट्रार का अधिकार क्षेत्र खत्म हो जाता है। जनरल बॉडी का रेजोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ कोऑपरेटिव कोर्ट में चैलेंज हो सकता है। डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास में होने का कोई स्कोप ही नहीं, एक्ट में लिखा हुआ है वो चीज। एनीवे, थैंक यू मिस्टर गणपत फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। Our next question is by Mr. Hariya Mehul, please. Mr. Hariya Mehul, please. सर नमस्ते। नमस्ते सर। सर एजीएम हो गई और एजीएम की जो नोटिस थी वो फॉल्स नोटिस थी। फॉल्स नोटिस इन द सेंस कोई एनक्लोजर्स नहीं लगाए थे, ना बजट था, ना ऑडिट रिपोर्ट था। रजिस्ट्रार के पास हमने कंप्लेंट डाली कि आपकी ये जो नोटिस है ये इन्होंने गलत दी है, ना ऑडिट रिपोर्ट लगाया है, और सिर्फ जो 95 बायलॉ 95 के हिसाब से जितने एजेंडा है सारे चिपका दिए, कॉपी पेस्ट करके लगा दिए और भेज दिया, और एनक्लोजर्स कुछ अटैच नहीं किए। जब एनक्लोजर मांगा तो एनक्लोजर्स उनके पास अवेलेबल नहीं थे, और बाद में पता चला कि ऑडिट ही खत्म नहीं हुआ है। उनका इंटेंशन सिर्फ ये था कि हम लोग कंप्लायंस कर रहे हैं, जो बायलॉ 95 के हिसाब से जो एजेंडा आइटम्स लेना है वो सारी एजेंडा आइटम हमने ली है। तो हमने रजिस्ट्रार को मीटिंग के पहले ही बता दिया कि ये जो वो मीटिंग हो रही है वो इनवैलिड होगी, क्योंकि उसके एनक्लोजर्स है ही नहीं, फाइनेंशियल्स कुछ उनके पास है ही नहीं, फिर कैसे ले रहे। लेकिन फिर भी रजिस्ट्रार ने कोई एक्शन नहीं करा। मीटिंग हो गई और मीटिंग में हमारा तो ऑब्जेक्शन था, इसलिए हम नहीं जा पाए उसमें, और हमारा ऑब्जेक्शन आज भी वैसे का वैसा ही है, रजिस्ट्रार के पास ऐसे ही है। यानी फ्रिक्वेंटली 2 साल का ऑडिट उन्होंने ऐसे एजेंडा में डाला, बजट डाला, सरप्लस डाला, एनुअल रिपोर्ट डाला, लेकिन कोई भी एनक्लोजर्स दिए ही नहीं थे। जब उनसे मांगे तो उनको हमको पता चला कि भैया उन्होंने कोई भी काम किया ही नहीं है, सिर्फ वो नोटिस में डाल दिया उन्होंने। अब ऐसी मीटिंग को 2 ऑप्शन है इसके अंदर। अगर वो एजीएम हो गया है तो ऑब्वियसली आपने बोला कि सारा कॉपी पेस्ट किया है, रेजोल्यूशंस एजेंडा सब कॉपी पेस्ट किया, ऐसा आपने कहा है। एजेंडा कॉपी पेस्ट किया, लेकिन उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको दिया नहीं है जी। अभी सपोजिंग अगर ऑडिटर अपॉइंटमेंट का एजेंडा है जी, तो उसका कोई रेजोल्यूशन पास हुआ क्या उस एजीएम में? सर वो तो नेक्स्ट ईयर के लिए होगा ना। एजीएम का जो अभी जो ऑडिटर होगा तो वो नेक्स्ट ईयर का होगा, 25-26 के लिए। और कुछ पूछा सर जी। ओके। एजीएम में ऑडिटर अपॉइंटमेंट का प्रोविजन है जी। क्या आपने ऑडिटर अपॉइंट किया? हाँ किया होगा, मैं तो अटेंड नहीं किया है, न मिनट्स दे रहे न ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग दे रहे। ठीक है, उस एजीएम के मिनट्स में आपने मैनेजिंग कमेटी वर्किंग रिपोर्ट जो है वो आप कह रहे हो आपको नहीं मिला हुआ है? नहीं नहीं जी, वो एजेंडा तो था, लेकिन जी कॉपी पेस्टेड था, लेकिन वो रेजोल्यूशन पास किया है या नहीं किया उसके बारे में आपको पता नहीं है? ऐसे सुनने में आया कि सारे अप्रूव कर दिए। अगर डॉक्यूमेंट नहीं दिया है तो अप्रूव किस चीज का किया आपने? सब ब्लाइंडली चल रहा है सर, सब बोर्ड ऑफ ऑथराइज्ड ऑफिसर है। अगर ऐसा है तो आप रजिस्ट्रार को अर्जी करो सेक्शन 75 के अंडर में, और बोलो कि भाई ये कमेटी ने ये सारी चीजें नहीं किया हुआ है, डॉक्यूमेंट नहीं दिया है, ये डिबार के पात्र बनते हैं। 1 सेकेंडली, अगर रेजोल्यूशन पास हो चुका है, आधा अधूरा, आधा का डॉक्यूमेंट था आधा का नहीं था, आपको कोई भी तकलीफ है तो आपके पास अभी डिस्प्यूट एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 91 कोऑपरेटिव कोर्ट में फाइल करने के अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है सर जी। ओके। और अभी आपका जो क्वेरी है टोटली जिसको कह सकते हैं हाइपोथेटिकल और वेग है, बिकॉज आपने मीटिंग अटेंड ही नहीं किया। आप रेजोल्यूशन क्या पास किया है, डॉक्यूमेंट मीटिंग के दौरान दे दिया क्या किसी को, या सिर्फ आप ही को डॉक्यूमेंट नहीं दिया हुआ है बाकी लोगों को दिया हुआ है, ये सब का खुलासा तब हो सकता है जब आप एक्चुअली मीटिंग अटेंड करा होता आपने, और जब वो बोलते हैं कि नहीं ये तो देखो ये रहा मैनेजिंग कमेटी वर्किंग रिपोर्ट, ये तो हमने सबको बांटा हुआ है, आपको नहीं मिला तो आपका प्रॉब्लम है। वो तो आपका प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रजिस्ट्रार के पास जाना है या तो कोऑपरेटिव कोर्ट जाना है। तो ये सारी संभावना बनती है, क्योंकि हर सोसाइटी में, लगभग हर सोसाइटी में ये इशू हो ही रहा है कि ऑडिट हुआ ही नहीं है, खाली 2 पन्ना देते हैं, बाकी का नहीं देते। फिर वो सर ऑडिटर से बात किया है, सॉरी सर, ऑडिटर से बात हुआ, ऑडिटर ने बोला ऑडिट ही नहीं हुआ है, क्योंकि डीएसए का अधिकार क्षेत्र है ही नहीं ना ऑडिटर से बात करने का, पहली बात तो। 1
सेकेंडरी ऑडिटर का अधिकार क्षेत्र नहीं जनरल बॉडी मेंबर से बात करने का। अगर ऑडिटर ने आपसे बात किया है तो वो गलत किया हुआ है। ऑडिटर ने कुछ भी बोला है तो वो हकीकत में उसने क्या किया, मेरे पास तो कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है ही नहीं, तो आप कैसे बोलेंगे आपने बात किया या नहीं किया। बोलने के लिए और कुछ बोल सकता है, बॉम्बे में चलता है ना, मालूम होगा आपको, सांगायचं काय दुसरं करायचं दुसरं, आपको तो ये आइडिया होगा ही होगा। नहीं सर, तो ये गलत 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 हो गया सर वो चीजें आपके लिए। नहीं, डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ऑडिटर की ऑफिस से अपॉइंट हुआ है। मस्जिद बंदर डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ऑडिटर की ऑफिस में जाके हमने इंक्वायरी की, आरटीआई भी डाली हुई है। वहां से कंफर्म हुआ कि अभी तक ऑडिटर ने ऑडिट कंप्लीट ही नहीं किया वहां से। ये हमने आरटीआई डाल के ऑफिस में लिया। डिस्ट्रिक्ट ऑडिटर के ऑफिस से सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंटल ऑडिटर अपॉइंट होता है। एजीएम का जो ऑडिट होता है वो पैनल ऑडिटर करता है, जो डीजीआर के ऑफिस से लिस्ट निकलती है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का ऑडिटर आपका रेगुलर ईयरली ऑडिट नहीं कर सकता, उसको अधिकार नहीं है। 24-25 का ऑडिट किया है उसने, तो रेगुलर फाइनेंशियल ईयर का ऑडिट है। इट इज नॉट ए टेस्ट ऑडिट, इट इज नॉट ए री ऑडिट इवन। So these 2, 3, 4 things can be done only by the chief auditor office, the district auditor जिसको आप कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट ऑडिटर का ऑफिस आपको रेगुलर तौर पे ईयरली ऑडिट करने का अधिकार उसके पास में है ही नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ पैनल ऑडिटर कर सकता है। पैनल ऑडिटर कौन है? वो जो 200-500 ऑडिटर के लिस्ट निकालता है डीजीआर के ऑफिस, ऑनलाइन मिल जाएगा आपको। सिर्फ और सिर्फ वही कर सकता है, उसको पैनल नंबर डालना है उसके अंदर अपना ऑडिट करने के पहले। और वो ऑडिटर होगा जो पिछले साल में जनरल बॉडी ने अपॉइंट किया होगा, 1 महीने के अंदर उसको अपॉइंटमेंट लेटर दिया होगा और डिपार्टमेंट में ऑर्डर अपॉइंटमेंट लेटर अपलोड होता है। तो वो सारी बातें वेग है सर इस समय। नहीं सर, वो ये डिपार्टमेंट में ना इसका अपॉइंटमेंट हुआ और रजिस्ट्रार ने खुद ने ही अपॉइंट किया। ये जो ऑडिटर था वो रजिस्ट्रार ने खुद ने ही अपॉइंट किया था। ये रजिस्ट्रार ने ही सजेस्ट किया हुआ है, नहीं हमारा भी रोल नहीं है। एजीएम ने अपॉइंट ही नहीं किया था। प्रीवियस ईयर का एजीएम में ऑडिटर अपॉइंट नहीं हुआ था। एक और चीज बता दूं कि रजिस्ट्रार को डिपार्टमेंटल ऑडिटर अपॉइंट करने का भी अधिकार नहीं है सर जी। डिपार्टमेंट ऑडिटर अपॉइंट करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ चीफ ऑडिटर को है। आपको नहीं, अधिकार क्षेत्र है ही नहीं, तो आप कैसे काम करोगे? पैनल ऑडिटर अपॉइंट कर सकता है वो, नॉट डिपार्टमेंटल ऑडिटर। पैनल ऑडिटर तो कोई भी एरा गैरा किसी को भी, वो जो जीडीसीए का एग्जाम पास किया और पैनल ऑडिटर बन गया और चलो काम पे लग जाओ, ठप्पा लगाया, ऑडिट करो नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, चैलेंज करते रहो अपना। हो रहा है ना आज के दिनों में ये सारी चीजें। जी सर, यही चल रहा है, यही चल रहा है। Thank you, Mr. Mohel, for coming in. Our next question is by Sir, good evening. Rizal Baba. अपना नाम Sir, good बता evening. दीजिए सर आप। Sir, my name is Irshad. That was Okay. that was my mail ID. That's why थोड़ा नाम नहीं चेंज कर पाया मैं। No problem, sir. Go Sir, ahead. my question was हमारा AGM हुआ था and however AGM बीच में ही खत्म हो गया और झगड़ा वगैरह हो गया। So they said कि हम लोग बचा हुआ जितना भी एजेंडा है we are approving by default. तो सर ये केस में what we have to do? Approving पर default means चर्चा, proposal, चर्चा हुई seconder। नहीं। अभी समझो उदाहरण के तौर पे आपके पास 10 एजेंडा है, Yes sir. उदाहरण, और आपने 4 एजेंडा में प्रॉपरली कर लिया। Yes. कोई भी रेजोल्यूशन में आपको इतना तो लिखना पड़ेगा, बेसिक लाइन तो लिखना पड़ेगा। डिस्कस एंड डिसाइडेड टू इंक्रीज द मेंटेनेंस चार्जेस, proposed by, seconded by, passed unanimously, not passed, objected by, जो भी 2-4 लाइन का जो क्राइटेरिया, बेसिक मिनिमम तो लिखना है। आपके हिसाब से आपने 4 एजेंडा कर लिया, बाकी 6 एजेंडा बाय डिफॉल्ट कर दिया। तो इंडिविजुअल एजेंडा को प्रपोज और सेकंड किसने किया, पास हुआ या नहीं हुआ, ये कैसे पता चलता है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप कानूनी कार्यवाही करते हो, आज करो या 5 साल के बाद में करो, बराबर। तो मिनट्स तो तब भी चैलेंज हो सकता है। यस। तो कोऑपरेटिव कोर्ट में तो आपको ज्ञान होगा कि भाई 6 साल तक का लिमिटेशन है, कोई भी एजेंडा लेकर और चैलेंज करो, कंडोनेशन एप्लीकेशन डालो और आगे बढ़ते रहो, उसमें क्या बात है?
You can do it very easily. It is very simple. So सर दो थिंग था, एक तो उन्होंने एजीएम का मिनट्स बांटा भी नहीं. They said that we are unanimously approving all the agenda. So we said that this is to be not done. पहला तो ये था, और दूसरा देन अभी तक उन लोग ने मिनट्स भी नहीं दिया. एजेंडा बांटा नहीं मीनिंग प्लीज एक्सप्लेन. आप कैसी मीटिंग में पहुंच गए सर जी? Agenda, they shared the agenda, but they have not distributed the minutes after the AGM completed. So when was your AGM completed? AGM was incomplete. कंप्लीट हुआ ही नहीं सर. पर टिपिकली भी कब कंप्लीट हुआ आपके हिसाब से भी? वो जो अफरा में आपने कंक्लूड कर दिया ना एजीएम, वो कौन सी तारीख को हुआ? 14th of September. 14th of September है तो सर वो कैसा है कि एजीएम का मिनट्स को आते वाले एमसी मीटिंग में तैयार करेंगे, चर्चा करेंगे, अप्रूव करेंगे, और एजीएम के डेट से 90 दिन का समय है मैनेजिंग कमेटी के पास में वो मिनट्स को बांटने के लिए. तो आप अभी फास्ट ट्रेन में बैठ गए हो मिनट्स के लिए. वो टाइम लगेगा, वेट करिए. विल डू सर. पर अपना बैकग्राउंड में होमवर्क कर लीजिए कि क्या चैलेंज करना है, क्या नहीं करना है, वगैरह वगैरह. एंड गो अहेड एंड डू इट सर. यस सर. थैंक यू. थैंक यू. मिस्टर सुनील प्लीज योर नेक्स्ट क्वेश्चन. नमस्कार सर. नमस्कार सर. हमारा सोसाइटी का मीटिंग 20th को हो गया, लेकिन 20 उन्होंने सितंबर को. हाँ सितंबर को उन्होंने 11 तारीख को. थैंक यू सर. तो 11 सितंबर को उन्होंने नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगाया सिर्फ, और उनको 3 दिन इंतजार किया हार्ड कॉपी का. फिर मैंने सेक्रेटरी को नोटिस लेटर लिखा. तो मेरा लेटर सर वो लोग लेते नहीं है. मैं रजिस्टर एडी से बाय पोस्ट किया. उसमें उनको लिखा था और 2 कॉपी एक्स्ट्रा डाला था कि तुमने एजीएम के लिए क्या क्या तैयारी किया है ये लॉस से. जैसे आपने बताया 75 से लेके 95 और 100 से लेके 109 तक का जो है डिटेल उनको बोला कि इस तरह से तो आपने काम किया है कि नहीं करके. तो उन्होंने लिया ही नहीं, बाय पोस्ट भी नहीं लिया. वो मेरे को लगभग 1 अक्टूबर को रिटर्न आया. तो उसके बाद में उन्होंने 3 दिन पहले वो हार्ड कॉपी दिया. इन्हें दिया 25 को. तो मैंने क्या किया, वो हार्ड कॉपी मैं डीआर के पास लेटर लेके गया और उनको बताया कि ऐसे ऐसे वायलेशन हो गया करके. तो उन्होंने क्या किया, बोले आप जो है ना मीटिंग अटेंड करो और वहाँ आप वीडियोग्राफी करो कि आपका लेटर लेते हैं नहीं लेते हैं करके, और जो भी आपको गलत पॉइंट लगेगा वो आप रेज करो, और उनको बोलो कि ये मेरा किया हुआ जो रेज किया हुआ है ना ऑब्जेक्शन वो नोट करो करके. तो वो हिसाब से मैंने गया उधर और एजीएम अटेंड किया. तो 1 दिन पहले 2 दिन अपने को मिलता है ना कि आके ऑफिस में आप रिकॉर्ड देखो वगैरह करके. तो 1 दिन पहले मैं ऑफिस में गया तो उनके पास में ना रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट था, सेक्रेटरी और खजीनदार था. वो बोलते हैं रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट मीन्स क्या. वेरी गुड. तो मैं उनको मराठी में बोला दोष दुरुस्ती अहवाल. ओके. तो उसमें से एक जन ने जो हमारा ऑडिटर था उसको फोन करके पूछा. तो उसने बोला कि ये जो रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट है वो जो है ना कॉन्फिडेंशियल रहता है, और वो जो है एजीएम होने के बाद में वो फॉर्म में वो जो है 1 महीने के अंदर डीआर के पास देना रहता है. तो वो सभासद को नहीं दिया जा सकता है. तो मैंने उनको कुछ भी आर्गुमेंट नहीं किया. मैं बोला ठीक है उनके पास से क्या मिला. तो बोलते आपको क्या क्वेश्चन है पूछो. तो मैं बोला ये मेरा लेटर एक्सेप्ट करो और उसमें डिटेल है जो आपने इसमें नहीं लिया था, बाय रजिस्टर एडी पूछा था. और फिर उनको बोला कि तुम्हारे पास क्या अवेलेबल है. तो उन्होंने जो 3 कॉपी 25 तारीख को जो हमारे को 7 पेजेस दिया था, 7 पेजेस, तो उसमें सिर्फ नफा तोटा पत्रक वगैरह जो रहता है नॉर्मल वो था, और उसके ऊपर ऑडिटर का नफा तोटा मेरे को समझ में आ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस करके, प्रॉफिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और अपने बाकी लोगों को समझ में नहीं आता तो थोड़ा थोड़ा वो एडजस्टमेंट करिए अपने वर्ड्स को भी. अच्छा. तो उसमें ना उसका दोष दुरुस्ती का अहवाल ही नहीं था. फाइंडिंग्स जो था ना कि आपने ये गलत काम किया ये वो करके, वो था ही नहीं है. हाँ. तो मैंने उनको है ना ये बोला आपको क्या दिया है, आपके पास कुछ ये है क्या, कि उन्होंने लेजर दिया है कि आपको. बोलते लेजर भी नहीं दिया, उनके पास बहुत काम था, उन्होंने कुछ नहीं दिया.
तो फिर मतलब ठीक है चलो, मेरा ये जो है ना, आप लेटर जो है डीआर के कहने से मैं इधर आया हूँ, मैं रिकॉर्डिंग करूंगा, आप मेरे लेटर नहीं लेंगे तो, और आप मेरे को मना नहीं कर सकते, अगर आपको लगता है तो वैसा आप कर सकते हो, या तो मैं ये लेटर एजीएम में दूंगा करके। तो मेरा लेटर आप लोगे तो आपको एक दिन मिलेगा, उसके ऊपर स्टडी कर सकते हैं और मेरे को आंसर दे सकते हैं करके। तो उन्होंने फिर एक्सेप्ट कर लिया। और जब एजीएम शुरू हो गया तो जो है ना, उन्होंने अपॉइंटमेंट ही नहीं किया था रजिस्टर ऑडिटर का गया साल में। तो वो क्वेश्चन पूछा तो बोलते नहीं किया था करके, और इतिवृत्तांत में वो कुछ नहीं था। और मैंने जिधर जिधर भी पॉइंट रेस किया, उन्होंने कुछ भी है ना उसके ऊपर है ना मेरा ध्यान ही नहीं दिया। और ना उनके उसके बाद में जो फाइंडिंग्स है ना ऑडिटर का, वो 2 पेज उन्होंने बांटा है, और उसमें जो है ना लगभग 8,000 का उन्होंने उसमें करेक्शन किया है हिसाब में, और वो भी लेटर भेजा है। तो इसका मतलब है ऑडिटर का पूरा जो उन्होंने बांटा है, जो दोस्त दुरुस्ती अहवाल वगैरह समथिंग जो भी है, वो तो गलत हो गया ना सर फिर। तो उसके लिए मैंने ना, मेरे को ये मंजूर नहीं है करके मैं बोला, लेकिन उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया, और सबका मैंने पॉइंट से है ना ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग किया है। और जब अभी इतिवृत्तांत 2 दिन पहले हाथ में आया तो मेरा जो भी पॉइंट था उसमें कुछ भी नहीं लिखा है उन्होंने, और उनका सब कुछ है ना पास करते करते गया, ऐसा लिख दिया। और 79 मतलब नोटिस हुआ क्या? हाँ, इतिवृत्ता क्या बोला आपने? मेरी मराठी इतनी मजबूत नहीं है। इतिवृत्तांत, हाँ, यानी आपको हार्ड कॉपी बैठते हैं ना, जो ये हो गया अपन लिखते हैं ना एजीएम का, उसको क्या हो इंग्लिश में मेरे को समझ नहीं आया। ओके, अपन पूरा एजीएम में क्या हुआ वो लिखते हैं ना, हाँ, मिनट्स, तो वो उन्होंने बांटा, मिनट्स ऑफ द मीटिंग, मिनट्स ऑफ द मीटिंग, वो लेटर बांटा था। और उसमें मेरा इधर भी उन्होंने उल्लेख नहीं किया करके कि इन्होंने ऑब्जेक्शन लिया था। और उसमें उन्होंने 79A के हिसाब से है ना, हमारे शॉर्ट लिस्ट में से जो एक जन आया था उसको उन्होंने फाइनल किया है, और LOL करके है ना सबको बांटा है, और ये भर के 2-3 दिन में ऐसा बोला है। तो ये ऐसा इन्होंने सब किया। और मेरे को डीआर क्या बोला था, आपने ये जो भी कुछ हुआ उधर लीगल इलीगल, मेरे को आप अर्जी लेके आओ, और जो है ना मैं फिर उनके ऊपर क्या एक्शन लेने का आपको बताता। तो अभी इन्होंने जो काम ग्रुप किया, में मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि अगर सोसाइटी का कार्यभार में सुस्ती हो रहा है, या गैर जिम्मेदाराना काम हो रहा है, या पैसे खाने पीने का काम हो रहा है, या रिकॉर्ड्स वगैरह रखे नहीं हैं, या एजीएम या एसजीएम या मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग टाइम पे नहीं हो रही है, ये सारा जो कामकाज है ना, ये आप गवर्नमेंट ऑफिसर से इंस्पेक्ट करवाने का है अंडर 89A है ना। 89A का एक सिंपल एप्लीकेशन देना होता है, 100 रुपए का कोर्ट फी लगा के, और उसके अंदर इतिहास नहीं लिखने का, छोटा छोटा की पॉइंट्स लिखने का। ये पेपर नहीं दिया, वो पेपर है ही नहीं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, असं झालं होतं मग तसं झालं होतं मग तसं झालं होतं मग तसं, ये इतिहास हो गया। ये ना साहब के पास टाइम है सुनने का, और लंबा अर्जी देखेगा तो फिर वो बोलेगा अच्छा ठीक है उद्या या तुम्ही, आणि तुम्हाला माहिती आहे की उद्या कधी येत नाही, कल कधी येत आहे। तो यू मेक एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 89A, ये सारा डिटेल्स डालते हुए कि इसे पेपर नहीं दिया हुआ है, और अथॉरिटी को बोलो कि इस चीज पे इंक्वायरी इनिशिएट करे और रिलेवेंट प्रोसिक्यूशन पास करे। अब 89A के टाइम पे अगर आपने जैसा बोला कि भाई ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, नहीं तो आपको कोऑपरेटिव कोर्ट जाना पड़ेगा। तो कोऑपरेटिव कोर्ट किसी को नहीं जाना है, मेरे पास पैसा ही नहीं है कोऑपरेटिव कोर्ट जाने के लिए, मेरे पास टाइम भी नहीं है जाने के लिए, या मेरे को जाना ही नहीं, मैं एकदम सुस्त हूँ, तो क्या करने का, कोर्ट फी का एक अर्जी बनाया, 100 रुपए का कोर्ट फी लगाया, डीआर को दे दिया, 2-4 बार उसको फॉलो अप कर लेने का, भाई ऑर्डर निकालो इंस्पेक्शन का, ऑर्डर निकालो इंस्पेक्शन का। मेरा तजुर्बा ऐसा कहता है कि जब आप इंस्पेक्शन का ऑर्डर निकालते हो तो 100 में से 90 सोसाइटी लाइन पे आना शुरू हो जाती है। क्यों हो जाती है पता है नारायण साहब आपको? हाँ सर, मैंने जो है ना 89 के लिए आपसे है ना पे करके आपसे वो परमिट ले लिया है ऑलरेडी मैंने,
और वो मैं मेरा एडवोकेट किया है, उसके थ्रू मैं उधर प्रोसीड होने वाला हूँ। तो डीआर से ना जो आप अभी बोले ना, वो डिले कर सकते हैं, आज नहीं कल देखेंगे, तो उसका होने का तो चांस उसको फॉलो अप करना पड़ेगा, आपको फॉलो अप करिए। बराबर। और आपको ऐसा लग रहा है कि 189 आधा अधूरा हुआ है, तो आप अगले महीने में एक और 89 ही डाल दो। अच्छा, चेंज टॉपिक चेंज कर दो ना, पहले 10 पॉइंट लिखा, अभी 2 नवा पॉइंट इन्वेंट करो। जैसा आपको सरकारी अधिकारी कैसे आपको टाइम पास करवा रहा है, करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है सर आपको, है ना? बाकी दोस्तों को भी पूछ लो, हर किसी का यही अनुभव और एक्सपीरियंस होने वाला है। आप क्या करिए, 100 रुपए का सवाल है, एक अर्जी है, जाके फाइल कर देने का भाई। 1 to 10 इन्वेस्टिगेट करो, 12 to 15 करो, तीसरा अर्जी और डाल दो, 15 to 20 करो, एक और अर्जी डाल दो, एक और अर्जी डाल दो, 10 अर्जी डालो। क्या रोक तो है नहीं, कानून में ऐसा तो लिखा ही नहीं अभी तक कि एक ही अर्जी डाल सकते हैं, ऐसा भी नहीं लिखा है किधर भी। Anyway, thank you, Mr. Sunil ji, for joining in. Mr. Haria, you have got any question? Yes, sir. Regarding audio-video recording of the AGM, so they have recorded, but they are not providing it. So how can we obtain this? I filed an RTI with registrar as well, and mentioned about the 22nd March 2021 judgment of cooperative court regarding audio-video recording. They have done it from our money, and they are not providing the audio-video recording as well. Mr. Haria, it is this way, that judgment which you are speaking of is related to that particular case only. Okay? So now you cannot say कि वो जजमेंट पास किया तो पूरा कानूनी बदली हो गया। वो हाईकोर्ट का ऐसा एब्सोल्यूट ऑर्डर नहीं निकला हुआ है अभी तक वैसा वाला, ठीक है? तो वो जो जजमेंट है वो सिर्फ उसी केस के लिए। सोसाइटी का हर मेंबर ये खुश होता रहता है ये बोल के कि पेन ड्राइव दे देंगे तो अपने को कॉपी मिल जाएगी। नहीं है सर वैसा। आपको वो जजमेंट का आसरा लेके, प्रेसिडेंट लेके कोऑपरेटिव कोर्ट में अर्जी फाइल करना है कि सर मैंने ऐसा ऐसा किया था, आपने पहले एक जजमेंट पास किया था, मैं भी साधारण नागरिक हूँ, मेरे खिलाफ डिस्क्रिमिनेट मत पास करो, मेरे को भी ऐसा वाला ऑर्डर पास करके दे दो। आपको पास करके मिल जाएगा। क्या आधार लोगे? सर आपने खुद ही तो जजमेंट पास किया था ऐसा वाला, तो खाली वो एक आदमी के लिए तो नहीं हो सकता है, मुझे भी करके दो। लेकिन अगर आप कोर्ट को ये बोलोगे कि वो पूरा महाराष्ट्र में लागू कर दे, तो ये अधिकार वो वाले कोर्ट को नहीं है, कोऑपरेटिव कोर्ट को नहीं है, वो अधिकार और किसी कोर्ट को है या डिपार्टमेंट को है। तो अगर हम लोग ये सोचते हैं कि मैंने मीटिंग रिकॉर्ड कर लिया तो मैं उसका कॉपी का हकदार हो गया, सोसाइटी के पैसे से किया हुआ है तो बात अलग है। तो सोसाइटी के पैसे से आपने कुछ भी किया हुआ है तो 154(b)(8) के अंदर में आप उसको मांग सकते हो। और नहीं प्रोवाइड करता है तो रजिस्ट्रार को बोलो कि ये एक सोसाइटी डॉक्यूमेंट है, ऑडियो विजुअल का जो रिकॉर्डिंग, इट इज ऑल्सो डॉक्यूमेंट अंडर द एविडेंस एक्ट, अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो आपको ये बोलने का कि ये मेरे को ये वाला अर्जी कॉपी चाहिए, ये वाला अर्जी में दे रहा हूँ 154(b)(8) में, आई अंडरटेक टू पे द रिलेवेंट copy charge, copying fees and this and that. I am ready to provide me my drive. You can provide your drive. You can take in that drive also. You can tell him to send it to you by email also. How does it matter? और अगर सोसाइटी नहीं सुनती है तो वो 154(b) के अगेंस्ट में 154(b)(27) का अर्जी डाल दो डिप्यूटी रजिस्ट्रार के पास में कि साहब ये मैंने फाइल किया था, ये लोग नहीं दे रहे, इनको डायरेक्ट करो इनको देने के लिए। अब अगर वो दे देते हैं तो बात खत्म हो गई, और अगर नहीं देते हैं तो 154(b)(23) का ऑर्डर अर्जी डालो, बोलो कि भाई आपका बात नहीं सुना है, कहना नहीं मानता है ये आदमी बच्चा, इसको डीबार कर दो। प्रोविजन है ना कानून में, वो कर दीजिए, उसमें क्या है, नथिंग बिग इन दैट। एनीवे, थैंक यू मिस्टर हरिया। वी विल टेक अप लास्ट क्वेश्चन बाय मिस्टर सुशील मैथ्यू, प्लीज। Mr. Matthew, please switch on your video and ask your question, please. Good evening, sir. Yeah, we will be taking up only one short question. We are reaching 9 o'clock, our time limit. Yeah, I'll only give one question. Yes, so sir. Last time also I discussed about it. It was regarding the sinking fund.
So our society is more than nearly 40 years old society. It's not collected any sinking fund. मैंने वो ऑब्जेक्शन रेज किया था, रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट को उनसे मांगा, उसमें भी वो ऑडिटर का रिमार्क था और उन्होंने रिप्लाई किया था कि दिस विल बी टेकन अप इन द जनरल बॉडी मीटिंग. तो लास्ट जनरल बॉडी मीटिंग में जो हो गया, उन्होंने ये कहा कि वो रेजोल्यूशन पास कर दिया कि वी विल नॉट बी कलेक्टिंग एनी सिंकिंग फंड. So I had told them that this is an amendment. For that, you will have to make a separate notice, and this amendment has to be approved by the registrar. For the situation as such right now is they have passed the resolution that they will not take the sinking fund. And I told them this is an violation of under 73(1). It's a violation. You move an application, grievance application before the cooperative court under 91. क्योंकि वो एक जीबी का रेजोल्यूशन है ना, तो वो रजिस्ट्रार के क्षेत्र के बाहर चला गया. एनी जनरल बॉडी रेजोल्यूशन कैन नॉट बी हर्ड और एडजुडिकेटेड और डिसाइडेड बाय द रजिस्ट्रार. जनरल बॉडी का रेजोल्यूशन वो किधर होएगा? वो कोऑपरेटिव कोर्ट में होगा. कोऑपरेटिव कोर्ट में बोलो कि भाई ये बायलॉ नंबर वो जो 13 है उसका वायलेशन में ये रेजोल्यूशन पास किया है इन्होंने, इसको सेट असाइड करो और एडिशनल प्रेयर में डालने का कि सोसाइटी में बी डायरेक्टेड टू गेट एन आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट एंड कलेक्ट द सिंकिंग फंड. भले अभी से करो लेकिन करो दैट वे. All right. So this cannot be taken as an amendment because this is an amendment. That a thing which is illegal, invalid, how will you amend the bylaws? Okay. ठीक है. गैर कानूनी है ही ना सर आपको ये चीज. इलीगल तो बोल नहीं सकते क्योंकि एमसीएस एक्ट और एमसीएस रूल में इसके बारे में तो है ही नहीं सर, सिंकिंग फंड के बारे में नहीं है. लेकिन आपने बायलॉज जब आपने सोसाइटी रजिस्टर किया शुरू में, फॉर्म नंबर ABCD दिया शुरू में 40 साल पहले, आपने क्या लिखा? उसके अंदर आपने क्या लिखा? आपने पास किया ना. हाँ जी. तो अगर वो रेजोल्यूशन इनवैलिड, कोऑपरेटिव कोर्ट बोलेगा कि ठीक है ये आप सिंकिंग फंड मत लो, तो पूरा बायलॉज चेंज कर देते हैं. और अभी तो वो सिंकिंग फंड का जो फंडा है, अभी वो नया रूल्स निकालने वाली है सरकार, महाराष्ट्र सरकार, MCS रूल्स. जब निकलेगा तब उसके अंदर काफी कुछ क्लैरिटी आ जाएगी. Anyway, thank you Mr. Mathi for joining in. Thank you sir. Anybody else has any questions before I conclude? रानी मैडम बोलिए, अनम्यूट करिए मैडम प्लीज. सर 75(5) का कलम लगा है तो फिर से कमिटी इलेक्शन में खड़ी हो सकती है क्या? दीवार हो गई तो 5 साल के लिए तो नहीं खड़ी होगी ऑर्डर के तारीख से. सर लेकिन मुझे ऑर्डर नहीं दिया है. ये सब मैंने 89 का ये सब प्रोसेस किया है, एडमिन भी लगाया है, लेकिन मुझे ऑर्डर नहीं दिया है. वो तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि उनको बर्खास्त किया है नहीं किया है? अर्जी डाल दीजिए ना. आपने एप्लीकेशन अगर डाला हुआ है 75 का अर्जी डालोगे तो ही 75 का ऑर्डर निकलेगा. अपने आप रजिस्ट्रार ऑर्डर नहीं निकालता है. हाँ, लेकिन वो अगर ऑर्डर निकला है तो आप RTI भी डाल सकते हो ये बोल के कि इस सोसाइटी के खिलाफ जो जो ऑर्डर लिखे उसका सर्टिफाइड कॉपी मुझे दे दो. Anyway, thank you everyone for joining in. We will conclude today's webinar. Anyone wishing to speak at our Saturday evening webinars, your good, your bad experiences और कुछ भी तजुर्बा है, भले वो इस चीज को लेके हो या उस चीज को लेके हो, AGM को, मैनेजिंग कमेटी हो, लीकेजेस हो, स्ट्रक्चरल हो, एक्स्ट्रा चार्जेस हो, कोई भी चीज पे अगर आपकी इच्छा है वेबिनार पे चर्चा करने के लिए, जैसे कई लोग ऑलरेडी और चुके हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट करिए, मेरे को एक व्हाट्सएप दीजिए. यू कैन स्पीक, सपोर्ट एंड मोटिवेट अदर मेंबर्स. नाउ विद द परमिशन ऑफ ऑल आवर फ्रेंड्स, वी विल कंक्लूड टुडेज वेबिनार. थैंक यू ऑल फ्रेंड्स for attending and supporting this knowledge and experience sharing webinar. Wishing all friends a healthy and peaceful life forward. Thank you everybody. Till the next webinar. Thank you, sirs. Bye-bye. Thank you. Good night.